जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो महाजनपद है, महाजनपद के बाद कितने वंश पढ़ चुके हैं। जो महाजनपद पढ़े थे 16 महाजनपद थे ना। कितने महाजनपद थे? 16। और महाजनपदों के बाद कौन कौन से वंश हम लोग पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हम लोग कौन सा वंश पढ़े थे? हर्यक, शिशुनाग, नंद और उसके बाद मौर्य वंश ना। ये 4 वंश पढ़ चुके हैं और मौर्य वंश लगभग समाप्त है। हर्यक वंश हो गया था, शिशुनाग वंश हो गया है, नंद वंश हो गया है और मौर्य वंश। इतनी बातें हो गई। ठीक, अच्छा, अब जब मौर्य वंश है, मौर्य वंश समाप्त होगा, मौर्य वंश की समाप्ति के कारण रहे होंगे कुछ ना कुछ। जाहिर सी बात है कि अगर कोई वंश है, कोई वंश अगर समाप्त होगा तो उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो मौर्य वंश का कौन सा काल रहा? देखो, पहली चीज तो जो अशोक था ना, इसका सबसे कुशल शासक कह सकते हो। इसने क्या किया था? युद्ध नीति को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। युद्ध नीति को क्या किया था? त्याग दिया था। यह भी तो एक प्रमुख कारण था। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी में जैसे कोई एक व्यक्ति है, पहले वो मार काट करता रहा, बाद में अगर उस चीज को छोड़ दिया फिर भी उसको परेशान किया जाता। तो यही एक प्रमुख कारण ये भी था कि ये युद्ध नीति पूरी तरीके से त्याग दिया था। दूसरा प्रमुख कारण क्या था कि इसके बाद जो भी राजा हुए, जितने भी लोग शासन किए थे मौर्य वंश में, वो सभी लोग क्या थे? अयोग्य थे। क्या थे? अयोग्य थे। अर्थात अशोक के बाद कोई ऐसा शासक नहीं था जो योग्य रहा हो। यह भी एक प्रमुख कारण रहा। यहीं पर इसका जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश का समाप्ति होगी और मौर्य वंश के स्थान पर एक नया वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा? कोई बता सकता? कोई बता सकता? शुंग वंश। कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश। तो मौर्य वंश के बाद हम लोग कौन सा वंश पढ़ेंगे? शुंग वंश। तो हेडिंग डालिए शुंग वंश। और हमने बताया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। जब मौर्य वंश हम लोग शुरू किए थे तो 3 चीजें बताया था कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। सबसे कुशल शासक अशोक था और सबसे अंतिम शासक की भी चर्चा हुई थी। सबसे अंतिम शासक कौन था मौर्य वंश का? चार्ट बनवाया था जब मौर्य वंश हम लोग शुरू किए थे तो कॉलम बनाए थे, याद है? बृहद्रथ ना, बताया गया था, नहीं बताया गया था। देखिए, जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा होगा? बृहद्रथ। कहीं कहीं रथ लिखा रहता है, कहीं कहीं रथ लिखा रहता है, तो उससे कंफ्यूजन ना हो। देखिए, सुनिए, अब जैसे तुम लोगों को एक शब्द मिलेगा अमात्य। अमात्य का मतलब क्या होता है? अमात्य, अमात्य का मतलब होगा मंत्री या प्रधानमंत्री। अमात्य को हम क्या कहेंगे? मंत्री या प्रधानमंत्री। देखिए, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है बृहद्रथ, इसकी हत्या इसी के अमात्य करता है, अर्थात इसी का मंत्री करेगा और उस मंत्री का नाम है पुष्यमित्र। क्या नाम है? पुष्यमित्र। और जब पुष्यमित्र किसकी हत्या करेगा? बृहद्रथ की। तो यहीं से फिर एक नया वंश आएगा। कौन सा? शुंग वंश। बात समझ में आ गई भाई? ये जितने भी वंश हम पढ़े हैं, इनके जो अंतिम शासक थे, इनके शासकों की हत्या अगला करता था, तभी तो एक नया वंश बनाता था।
नए वंश की स्थापना करता था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ है। बृहद्रथ की हत्या इसी के मंत्री, जो इसके शासनकाल में मंत्री के पद पर है, और उसका नाम पुष्यमित्र है। क्या नाम है? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र, जो पुष्यमित्र है, पुष्यमित्र इसकी करेगा हत्या, किसकी? बृहद्रथ की। और जब बृहद्रथ की हत्या करेगा तो यहीं से मौर्य वंश का होगा खात्मा, और मौर्य वंश के स्थान पर कौन सा वंश आ जाएगा? शुंग वंश। बात समझ में आई? तो हेडिंग चाहे ये पॉइंट राइट कर लीजिए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके अमात्य पुष्यमित्र ने किया। एक वंश हो गया, शिशुनाग हो गया, नंद हो गया, मौर्य हो गया। और मौर्य के बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? शुंग वंश ना। संग नहीं भाई, संगवाद में हुई ना, शुंग, शुंग वंश। क्या राइट करना है? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके अमात्य, अमात्य का मतलब मंत्री या प्रधानमंत्री ना, उसके अमात्य, अमात्य का क्या नाम था? अमात्य का क्या नाम था? पुष्यमित्र ना। पुष्यमित्र ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके अमात्य पुष्यमित्र संग, पुष्यमित्र शुंग ने किया। ठीक, इतनी बात समझ में आई? देखिए, अशोक की उदारता ही, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अशोक जो लास्ट के समय में उदार बन गया था, इसके उदारता ही पतन का कारण बना था। मतलब मौर्य के पतन का कारण के साथ साथ भारत के पतन का भी कारण बना ना। ठीक, अरे जैसे मान लीजिए कि, सुनिए, जैसे मान लीजिए कोई एक पेड़ है ना, जैसे मान लीजिए कोई विशाल पेड़ है, एक विशाल पेड़ है, और इसकी जो जड़ें हैं, जाहिर सी बात, अगर विशाल पेड़ होगा तो उसकी जड़ें मजबूती ज्यादा होंगी ना, तभी तो विशाल हुआ। अच्छा, जब ये पेड़ मान लीजिए टूटेगा या गिरेगा, अगर ये पेड़ टूटेगा या गिरेगा तो क्या होगा? क्या क्या हो सकता है? अपने अपने विचार प्रस्तुत करिए, क्या क्या हो सकता है? अच्छा, अरे भाई, जब पेड़ गिरता है तो उसकी जो डाले वगैरह है टूटती है ना, उसके जो फल वगैरह हैं, जो बीज वगैरह, वो बाहर जाएंगे, तो उससे क्या होता है? अगल बगल दो चार नए पेड़ फिर जगते हैं ना। तो इसी प्रकार मौर्य वंश जो था, हमने बताया था, मौर्य वंश जितने इसके पहले 3 वंश हुए थे, उन सभी से ज्यादा इसका साम्राज्य विस्तार हो चुका था और अखंड भारत बन चुका था, बताया था ना। तो जब ये वंश बड़ा था, तो जब इस वंश की समाप्ति होती है तो इसी को हम कहेंगे मौर्योत्तर काल। इसी को हम क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल। और जो मौर्योत्तर काल है, अर्थात मौर्य का उत्तर, उत्तर का मतलब क्या होता है? लास्ट ना। उत्तर का मतलब हिंदी में क्या होता है? लास्ट। तो जब मौर्य वंश समाप्त हुआ है तो इसमें 2 प्रकार के राजा आए हैं, एक तो देशी और एक विदेशी ना। तो देशी में कौन सा पहला आएगा? देशी राजवंश आएंगे, देशी राजवंश और विदेशी राजवंश। देशी राजवंश में पहला वंश कौन सा आएगा? शुंग, कौरव, सातवाहन। और हमने ये भी बताया था कि जो बौद्ध धर्म था, सॉरी, जो मौर्य काल था, मौर्य काल के जो अशोक थे, इन्होंने अपने दूत भारत के बाहर भी भेजे थे ना, भारत के बाहर भी भेजे थे। तो कुछ लोग बताते हैं कि जो विदेशी राजा हैं, जो विदेशी राजवंश हुए हैं, ये अपने जहां पर ये रहते थे वहां के क्षेत्र नहीं जीत सके थे, तो इनको जानकारी हुई कि एक मौर्य काल है
मौर्य काल अभी तक चल रहा था, वहां के जो शासक हैं वो उदार हैं और वो बौद्ध धर्म अपना लिए हैं और वो हिंसा नहीं करेंगे ना। तो वो लोग आकर यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, तो वो कौन से वंश कहलाएंगे? विदेशी। अरे जो बाहर से आएगा उसको क्या कहेंगे? विदेशी। तो ये चार्ट बना लीजिए। राइट कर लीजिए। इसको यवन कहेंगे, इसको सीथियन कहेंगे, इसको पार्थियन कहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से अशोक की मृत्यु या मौर्योत्तर काल के बाद कौन से विदेशी राजवंश आए? तो ये विदेशी राजवंश का क्रम यह है। इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक को हम क्या कहेंगे? अन्य नाम क्या है? यवन। शक। शक वंश का सीथियन। पहलव। पल्लव अलग है, पल्लव वंश अलग होगा। पहलव वंश इसको क्या कहेंगे? पार्थियन। और एक कुषाण वंश, कुषाण को नाम सुना होगा, एक कुषाण। तो ये जो सभी थे कैसे थे? विदेशी राजवंश थे। वहीं देशी राजवंश में कौन सा? शुंग वंश, कौरव वंश, सातवाहन वंश। और दो और थे अगर चाहो तो, वाकटक, वाकटक और दक्ष वाक वंश। ये तुम्हारा जो तेलंगाना वाला हिस्सा है, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, वहां पर मौर्योत्तर काल जो हमने बताया था, अशोक जो था वो चोर वंश, चेल वंश, पांड वंश ना, वहां पर इसका शासन नहीं था। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो द्वीपीय क्षेत्र था ना। तो चार्ट बना लीजिए। हो गया? ठीक। तो हम लोगों को पहला कौन सा वंश पढ़ना है? देशी पढ़ा जाएगा विदेशी? विदेशी, देशी। तुम लोग हेडिंग पहले ही डाल चुके ना, लेकिन ये कैसा आया, कैसे हुआ, इस वंश की स्थापना हम पढ़ चुके ना। क्योंकि इसके पहले मौर्य वंश था, मौर्य वंश का अंतिम शासक रहद्रथ था, और रहद्रथ की हत्या इसी के अमात्य, अमात्य क्या नाम है? पुष्यमित्र। क्या नाम है? पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र रहद्रथ की हत्या करता है और मौर्य काल वहां पर से समाप्त कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है। तो वो क्या कहलाता है? शुंग वंश। लेकिन इसके पहले हम लोग 4 वंश पढ़ चुके हैं ना, जो हम 4 वंश पढ़ चुके हैं वो अलग था। अब मौर्य काल आता, मौर्य काल के बाद ये जो सारे वंश हैं ये किस वंश के, किस काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इसको? मौर्योत्तर काल। इस काल के बाद पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, क्योंकि मौर्य जो मौर्य काल था उसका वर्चस्व ज्यादा था और यहीं से मौर्य काल समाप्त होता तो नए वंश से आते हैं। देखिए यहाँ देशी वंश कुछ है और कुछ विदेशी हैं। तो शुंग वंश देखिए, इसके संस्थापक कौन होंगे? हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ना। तो जाहिर सी बात, जिसने हत्या किया तो क्या कोई दूसरे को राजा बनाएगा? अच्छा, दूसरे को बनाएगा? दूसरे को नहीं बनाओगे, दूसरे को बनाओगे हत्या क्यों करेगा? हाँ, उसके सिर पे पाप थोड़ी चढ़ा था। तो राइट करिए पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। लिखिए इस वंश के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। हो गया? लिखिए इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। इसने अपनी राजधानी, किसने? पुष्यमित्र ना। लिखिए इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई।
हो गया। देखिए ये दो राजधानी बनाया था। पहली राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। और जो दूसरी राजधानी है वो विदिशा। अच्छा विदिशा कहां पर है? विदिशा कहां पर है? हाँ, विदिशा मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश। तो अगला पॉइंट क्या राइट करना है? इसने दूसरी राजधानी विदिशा, और ब्रैकेट में राइट कर लेना एमपी ना। इसने दूसरी राजधानी विदिशा, और विदिशा है कहां पर? एमपी मध्य प्रदेश। ठीक। अच्छा जैसे मान लीजिए, सुनिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, और यहाँ से हमको बहुत ज्यादा इनकम हो रही, और हमको कोई यहाँ आए और हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं इसका खात्मा कर दे, इसका विरोध करे ना, तो क्या होगा? नाराज होंगे ना। तो उसी प्रकार जो मौर्य वंश था ना, इसमें बताया गया था जो पूजा पाठ था, जो कर्म कांड थे, इसका विरोध किया गया था ना, विरोध किया गया था। तो जाहिर सी बात है जो पूजा पाठ है, कर्म कांड है, कौन कराएगा? कौन कराते थे? ब्राह्मण ना। तो ब्राह्मण, ये क्या हुआ था, ये बहुत कट्टरवादी था। इसने जो बौद्ध चीजें थी, जो बौद्ध मठ थे ना, जो बौद्ध की चीजें थी, इन सबका ये विनाश करेगा। क्यों? हमने बताया ना, क्योंकि इसके पहले जो कर्म कांड, जो पूजा पाठ था, इसका विरोध किया गया था ना। एक तो राइट किया कि इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो क्या थी? विदिशा। और विदिशा कहाँ है? एमपी ना। और विदिशा का पुराना नाम क्या है? बेसनगर। विदिशा का पुराना नाम क्या है? बेसनगर। विदिशा का पुराना नाम बेसनगर है। अगला पॉइंट राइट करिए। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण है। कट्टर का मतलब क्या? कट्टर लेकर चलता था। फिर अच्छा, देखिए पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। हो गया। ब्राह्मण, ब्राह्मण। लिखिए पुष्यमित्र संघ, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना गया है। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना गया है। ये मिटा दिया जाए ना, ये सारा चीज, कोई इससे मतलब भी है नहीं। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? शुंग वंश। हमने क्या बताया? जो पुष्यमित्र शुंग है, ये जो बौद्ध धर्म था ना, उसका क्या करता है? विरोध करता ना। अब सुनिए, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के समय तुम लोगों को पता हो तो स्तूप और मठों का भी निर्माण कराया गया था ना, हुआ था ना। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पुष्यमित्र शुंग है ना, ये स्तूपों और मठों को क्या करेगा? विध्वंस करेगा। क्या करेगा? विध्वंस करेगा ना, अर्थात तोड़ फोड़ करेगा। तो अगला पॉइंट राइट कर लीजिए। देखिए पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध स्तूपों एवं मठों का, बौद्ध स्तूपों एवं मठों का, मठों को लिखना का नहीं, मठों को ध्वस्त किया, ध्वस्त किया। हो गया। ठीक। देखिए जो पुष्यमित्र शुंग है ना, इसने क्या किया था? जो पुष्यमित्र है, इसने क्या किया था? अयोध्या का अभिलेख लिखवाया था। गलत लिखा ना।
अयोध्या, अयोध्या क्या क्या कराया था? हाँ, अभिलेख लिखाया था। और इसी अभिलेख में ये जानकारी मिलती है, इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है, ये 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। कौन से यज्ञ? इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था ना। आप लोगों को पता हो, सीरियल देखा हो, कौन सा, रामायण वाली, तो उसमें राम घोड़ा छोड़ते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक वो साम्राज्य मेरा है, अगर कोई है उसको पकड़ेगा, अगर कोई है हिम्मती तो हमसे क्या करे, युद्ध करे। हाँ, तो लौ ने पकड़ा था ना, लौ कुश ने, फिर युद्ध हुआ था। तो क्या बताया, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, अयोध्या का अभिलेख लिखाया था, और इसी अभिलेख से ये वर्णन मिलता है कि इसने कितने यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और जो अश्वमेध यज्ञ थे ना, इसके जो पुरोहित थे, पुरोहित का मतलब समझते हो ना, जो पूजा पाठ का कार्य कराया था वो पतंजलि ने कराया था। किसने कराया था? पतंजलि ने। तो 3 पॉइंट समझ में आए? आज गलत हो रहा बार बार भाई। अच्छा, ये क्या थे? पुरोहित थे। क्या थे? पुरोहित। तो एक बार फिर से समझिए, जो पुष्यमित्र शुंग हैं, इन्होंने क्या कराया था, अयोध्या का अभिलेख लिखाया था, और इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और जो ये अश्वमेध यज्ञ हुए थे, इसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। तो राइट करिए, लिखिए, पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या का अभिलेख लिखाया, अयोध्या का अभिलेख लिखवाया, लेख लिखवाया, और इसी अभिलेख से, और इसी अभिलेख से 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है, और इसी अभिलेख से 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है। हो गया, यज्ञों की जानकारी मिलती है। और क्या बताया था, जो ये अश्वमेध यज्ञ हुए थे, इसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि ना। तो राइट करिए, इस यज्ञ के पुरोहित, इस यज्ञ के पुरोहित पतंजलि थे। हिंदी का क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्र ये क्या है और किसकी रचना? अरे भाई, हम वर्ण विच्छेद, स्वर विच्छेद, ध्वनि विच्छेद नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये क्या है। अरे रचना तो है, जाहिर सी बात। अब रचना में भी कई होते हैं ना, तो ये क्या है? हाँ हाँ हाँ, ये क्या है? सुनिए, अभी तक शासन में कौन है? पुष्यमित्र है ना। पुष्यमित्र एक स्थान है विदर्भ। कौन सा स्थान है? विदर्भ कहाँ है? भारत में ना। विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में ना। विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए, विदर्भ में उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। पुष्यमित्र शुंग ने मौके का फायदा उठाया, और मौके का फायदा उठाते हुए अपने मित्र अग्निमित्र को, किसको? अग्निमित्र को यहां भेजता है, और अग्निमित्र यहां पर विजयी होता है। और जब अग्निमित्र विजयी होगा तो यहां से अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा अग्निमित्र। तो अग्निमित्र को एक नायक के रूप में यहां उभरा ना, क्योंकि यहां पर उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था,
तो इस वंश का कोई मतलब नहीं था। ये तीसरा यहाँ पर वंश जाता है और उन दोनों लोगों को खात्मा करके यहाँ पर शासन करता है, यहाँ पर गद्दी संभालता है। तो ये एक नायक के रूप में था। तो ये जो मालविकाग्निमित्र है ये कालिदास की नाटक है और इसमें इसी का वर्णन है। बात समझ में आई? तो यहां से पुष्यमित्र होगा समाप्त और अगला शासक कौन सा आएगा? अग्निमित्र। समझ में बात? नाटक है, हाँ कालिदास का नाटक है जिसमें किसके बारे में वर्णन है? मित्र, वो मित्र नाम है, वो बेटा पुत्र है। हाँ, अरे पुष्यमित्र है, को पापा का नाम पुष्यमित्र है तो कौन मित्र है? लड़का पापा है ना? अग्निमित्र ना, किसके मित्र थे? अरे मित्र नहीं, वो लड़का है। अरे भैया नाम अग्निमित्र है। अरे अच्छा मित्र जुड़ा तो मित्र है? नहीं नहीं नहीं, हो सकता हम बोल दिए हो, हो सकता निकल आया हो मुंह से, लेकिन बेटा है वो ना, वो क्या है? बेटा है। मतलब ये नाम ना रखे चाहिए ऐसे ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जो कोई पापा है कि मतलब इनके कौन है? हाँ समझ में आई कहानी? हमने क्या बताया फिर से समझ लो। विदर्भ में क्या चल रहा था? उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। विदर्भ है कहां पर? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर पुष्यमित्र अपने बेटा है ना, और नाम क्या है? हाँ अग्निमित्र। किसके लड़के हैं? और इनके पापा कौन है? हाँ पुष्य ना। तो यहाँ पर किसको भेजा जाता है? अग्निमित्र को भेजा जाता है। और अग्निमित्र यहाँ क्या करते हैं? जीत जाते हैं। तो जो कालिदास थे, कालिदास ने इनको एक नायक के रूप में इसमें वर्णन किया है। किसमें? मालविकाग्निमित्र। और ये क्या है? कालिदास की नाटक है ना। तो अगली हेडिंग डालिए अग्निमित्र। अग्निमित्र और आगे जरूर डाल दे हो शुंग। मैं तुम लोग सोचो कि आग के मित्र कुछ सोच सकत। हाँ अग्निमित्र शुंग। तो क्या लिखा जाए? पुष्यमित्र का मित्र कि पुष्यमित्र का बेटा? अच्छा लिखिए ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा एवं उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी भी तो बनेगा। ये है पुष्यमित्र का बेटा एवं उत्तराधिकारी है। तो इतिहास जितना पढ़े में अच्छा लगा सुने में, उतना याद करने में बहुत दिक्कत होती है ना। हो गया। अगला उत्तराधिकारी है। अगला पॉइंट राइट करिए। विदर्भ ब्रैकेट में लिखना बरार, उसको बरार कहते थे तब, बरार। हो गया। और ये जरूर याद रखना है कहां पर? महाराष्ट्र ना में चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का, चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का, उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने, लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजी। अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजी। अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजी। हो गया। जिसमें अग्निमित्र विजयी हुआ। जिसमें अग्निमित्र विजयी हुआ। हो गया। जिसमें अग्निमित्र विजयी हुआ। नोट पॉइंट डाल लीजिए। क्या डालना है? जिसकी जानकारी कालिदास के द्वारा, हाँ मालविकाग्नि, हाँ मालविकाग्निमित्र, वो मित्र हियों पर है ना।
आगे मित्री मिली है भाई। अच्छा, मित्र के स्त्रीलिंग का हो जाए मित्री। अच्छा, हम सोचे मित्र का मित्री। अच्छा अच्छा, नहीं हमें शौक नहीं है, हम सोचे कि आगे हो सकता है मिले, क्योंकि मित्र 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 सब चल रहे हैं। सहेली भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? चलिए ठीक, नोट पॉइंट राइट करना है, जिसकी जानकारी कालिदास द्वारा रचित नाटक, कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्र में। अरे कालिदास हुआ तो हिंदी तो रोज पढ़ा था। कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्र में मिलती है। हो गया ठीक। देखिए अब यहां अगला शासक आएगा, अगला शासक आएगा भागभद्र। है इसी वंश का, किस वंश का? शुंग वंश का। तो शुंग वंश का पहला शासक पुष्यमित्र, फिर अग्निमित्र, अगला अगला क्या बताया? भागभद्र। अच्छा, अब मित्र तुम छोड़बे न करी हो, राइट करिए। अगला शासक भागभद्र, भागभद्र। देखिए इसी के समय हेलियोडेट्स नामक दूत भारत आया था, तो राइट कर लीजिए, इसी के समय हेलियोडेट्स नामक दूत भारत आया। इसी के समय हेलियोडेट्स नामक दूत भारत आया। हो गया। अच्छा, विदिशा कहां पर है? हाँ भाई, वो विदर्भ है, एमपी में ना। ठीक, देखिए विदिशा में, अगला पॉइंट राइट करिए, विदिशा में पहले एक विदिशा साबुन चलता था, चलता था। देख अच्छा, 10 साल पहले एक बात याद है, लिखे विदिशा में गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ लगवाया। हाँ, अरे जैसे हमारा सारनाथ ना अशोक स्तंभ है, तो उसी प्रकार गरुड़ स्तंभ। तो लिख लीजिए विदिशा में गरुड़ स्तंभ लगवाया। और एक पॉइंट और राइट कर लीजिए इससे, देखिए ये भागवत संप्रदाय को मानता था, को मानता था, भागवत संप्रदाय को मानता था। क्या चीज? भागवत संप्रदाय। हाँ, भागभद्र भागवत संप्रदाय को मानता था या भागवत संप्रदाय को अपनाया था। अब इस वंश का क्या होगा? खात्मा होगा। और इसका जो अंतिम शासक आएगा, देखिए पुष्यमित्र हो गए, अग्निमित्र हो गए, भागभद्र हो गए ना। भागभद्र के बाद आएंगे देवभूति। अब जैसे तुम्हारा नाम है तो जरूरी कि तुम अपने नाम के आगे जो लगाओ तुम्हारे सारे सिस्टर लगाएं, तुम्हारे आने वाली सारी पीढ़ी लगाएं, ऐसा थोड़ी हो सकता है।
है ना। देखिए देशी राजवंश में हम लोग सबसे पहले कौन सा वंश पढ़े हैं? शुंग वंश ना। कौन सा वंश? शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पुष्यमित्र के द्वारा। और किस वंश का खात्मा करके किया जाता है? किस वंश का खात्मा करके? मौर्य का। किसका? मौर्य का खात्मा किया जाता है। और मौर्य का खात्मा करके कौन सा वंश बनता है? शुंग। पुष्यमित्र, पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र, भागभद्र और देवभूति ना। देवभूति ना। देखिए सुनिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें दो तीन बातें याद रखना है। पहली चीज, ये शुंग वंश का अंतिम शासक है। दूसरी चीज, ये अयोग्य है। तीसरी चीज, वही फैशन चल रहा जो पुराने समय से आता था। कौन सा? इन्हीं के मंत्री इनको क्या करेंगे? मौत के घाट उतारेंगे ना। और उनका नाम क्या है? वासुदेव। कौन? वासुदेव। और जब वासुदेव हत्या करेंगे तो अगला वंश कौन सा आएगा? कौरव वंश। कौन सा वंश? कौरव वंश। तो कौरव वंश के संस्थापक कौन होंगे? वासुदेव होंगे ना। तो बस इसमें कुछ नहीं राइट करना। देवभूति में बताया क्या लिखना है? ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे, ये एक अयोग्य शासक थे। इनकी मृत्यु इन्हीं के अमात्य वासुदेव ने किया ना। तो जो कौरव वंश है इसको हम लोग पढ़ेंगे कल। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।